मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों साथ चलते हैं। फिर आपको क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का जन्म जन्म का रिश्ता है, तो सारे क्लासिफिकेशंस बताए गए, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिटेल में समझाया गया है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल्स देके डिटेल में समझाया है। साथ में फिर आपको देखने को मिलता है कि ये इंडस्ट्रीज कैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन करती है, एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है। और समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करते हुए हम कंजर्वेशन भी समझेंगे कि कैसे एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से कंजर्व किया जा सकता है। ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन के साथ में। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की प्रोग्रेस को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करता है, हमारी डिपेंडेंस उसके ऊपर कम करवाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के इरेडिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लोगों को जॉब्स मिलती है। अजी मेरा कद्दू कर रहा है नौकरी, मैं ना करूं 20 लाख रुपए पर मंथ पे नौकरी भी। तीसरा आपको देखने को मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे कंट्री में मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज आता है। चौथी चीज जो आपको देखने को मिलती है कि प्रॉस्पेरिटी ओवरऑल, क्योंकि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाते समय वैल्यू एडिशन होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज से फिनिश गुड्स खरीदता है, वैसे ही इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को पीवीसी पाइप हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, मशीनरीज देती है और वहां पे उसके मॉडर्नाइजेशन में सपोर्ट करती है। देखो एक चीज है कि हमें अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना भी, उसी के साथ साथ उसको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव भी बनाना है ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर पाए। मैं तो पापा हूं, पापा इस दुनिया का पापा। अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन का। इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देखोगे तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इस क्लासिफिकेशन को पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ाया गया है। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। तो कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद में बेसिस देखोगे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जहां पे 1 करोड़ रुपए से कम का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब उससे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसे अपने पास। फिर उसके बाद में ओनरशिप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिसके प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। कुछ होती है पब्लिक इंडस्ट्रीज जहां पे आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, बीएचईएल हो गया एक एग्जांपल। वैसे आप देखते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर साथ में आते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर ग्रुप ऑफ प्राइवेट पर्सन कम टुगेदर, तो ये जॉइंट सेक्टर हो गया। और चौथा जाए कोऑपरेटिव, जहां पे प्रोड्यूसर और सप्लायर्स खुद क्या करते हैं, ओन एंड मैनेज करते हैं प्रोडक्शन को। लास्ट बेसिस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो यहां पे आपको हैवी इंडस्ट्रीज मिलती है जैसे आयरन एंड स्टील, और लाइट वेट इंडस्ट्रीज मिलती है जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली। खत्म हो गया भैया मैटर। चैप्टर में हमें आगे देखने को मिलता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती है, जैसे कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वो इंडस्ट्री जहां कपड़ा बनता है, तो कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एग्जांपल्स हैं। बड़ी यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल जैसे अगर आप देखो कंट्री में प्रोड्यूस होता है, कंप्लीट इन वैल्यू चेन है, सेल्फ रिलायंट है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है हमें। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में आपको गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो करते देखने को मिलेगी। क्यों? तो उसका कारण यह है क्योंकि वहां पे मॉइस्ट क्लाइमेट है, मार्केट है, लेबर मिल जाता है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि ब्लैक सॉइल है। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल भी मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी 1854 में। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कलरिंग, डाइंग, टेलरिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट आपको यह देखने को मिलता है कि जो स्पिनिंग होती है, धागा बनता है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। लेकिन वीविंग जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग ट्रेडिशनल स्किल्स को इंकॉर्पोरेट करते हुए। हमारे यहां हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ यार्न प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस यार्न को यूज करने के लिए वीविंग उतनी अपडेटेड या फिर एडवांस नहीं है। अगली इंडस्ट्री आती है जूट इंडस्ट्री। जूट टेक्सटाइल भी आप देखते हैं तो रॉ मटेरियल, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल नियर रिवर हुगली। कारण तो देखो लोकलाइजेशन के कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि वहां पे आपको चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है जिससे आप गुड्स को मूव कर सकते हो। अबंडेंस ऑफ वाटर है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में इस्तेमाल हो सकता है। लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत होगी क्योंकि एडजेसेंट एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल
बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से आपको लेबर मिल जाएगा। साथ ही साथ अर्बन सेंटर्स जैसे कोलकाता हो गया, जहां पे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। वाह क्या सीन है। अगली एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है शुगर इंडस्ट्री। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, लेकिन आप देखेंगे गुड़ और खंडसारी में वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है शुगर केन, जो कि बहुत बल्क में आपको कलेक्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और उस कारण से हॉलेज में मतलब ट्रांसपोर्टेशन में उसका सुक्रोज कंटेंट यानी कि शुगर केन के अंदर जो मीठापन होता है जिससे शक्कर और गुड़ बनता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार स्पेसिफिकली, तो वहीं पे आसपास शुगर इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी और कोऑपरेटिव सेक्टर में बेस्ट सूटेड होती है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला कि साउथ इंडिया की तरफ शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया शिफ्ट हो रहे हैं, शुगर मिल्स शिफ्ट हो रही है। कारण क्योंकि वहां पे कूलर क्लाइमेट के कारण आपको एक लॉन्गर क्रशिंग पीरियड मिल जाता है, जिससे सुक्रोज कंटेंट बहुत तेजी से रिड्यूस नहीं होता है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। अब आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जिनके रॉ मटेरियल मिनरल्स से मिलते हैं। पहली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि एक बेसिक इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। स्टील के प्रोडक्शन को इनफैक्ट इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट भी कंसीडर किया जाता है कि जितना प्रोडक्शन उतना कंट्री डेवलप होगी। स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू ये ऑब्टेन किया जाता है आयरन एंड स्टील, जिसमें रॉ मटेरियल जो हो गया आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन को 4:2:1 रेशियो में यूज किया जाता है। मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेटू में है। रीजन इज वेरी ऑब्वियस, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट है, लेबर है, और सारी जो रिक्वायर्ड चीजें वो एक साथ वहां पे मिल जाती है। यहां तक जितनी भी इंडस्ट्रीज पड़ी उसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, सारी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड है और कुछ की पॉइंट्स है। क्यों लोकलाइज्ड है, कहीं पर भी इसी पे सवाल बनता है। आगे बढ़ते अगली इंडस्ट्री आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है और उससे निकलता है एल्यूमिना, एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वेट होता है, जंग नहीं लगती है, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा और कुछ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के आसपास ही मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। देखो इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। आपको देखने को मिलता है क्या कि केमिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों तरह की इंडस्ट्रीज मिलती है। साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उसकी ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कारण क्योंकि कुछ बेसिक केमिकल्स को ही प्रोसेस करके नए केमिकल्स बनाते हैं। अगली इंडस्ट्री आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडिया में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया एंड डीएपी। कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश इंडिया में बहुत कम है, इसके लिए इंटायरली इंपोर्ट किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में ये इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला है और मेजरली आप देखेंगे तो गुजरात, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्र में आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मिलेगी। नेक्स्ट इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। बल्क में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, और ये बहुत सारा क्या करती है, गुड्स भी हैवी इंडस्ट्री के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अगली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर व्हीकल प्रोडक्शन होता है, साइकिल से लगा के ट्रक तक जो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं वो सारे व्हीकल्स इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद में जो हमें बहुत सारे न्यू और कंटेम्पररी मॉडल्स देखने को मिलते हैं जिससे इंडस्ट्री में और बहुत भयंकर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इंडस्ट्री और लास्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। यहां पे आपको देखने को मिलता है कि एक ट्रांजिस्टर से लगा के टीवी तक जितने भी आपको कंप्यूटर, रेडियो, जो मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स हैं वो सब इस इंडस्ट्री में आते हैं। इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि आईटी सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ बेंगलोर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल की तरह इमर्ज होकर आया है, सॉफ्टवेयर सेगमेंट और हार्डवेयर सेगमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस इंडस्ट्री का। सारी इंडस्ट्रीज तो देख ली, अब ये जो इंडस्ट्रीज है ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? तो एक एक करके समझते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, जहां आपको देखने को मिलता है कि अनडिजायरेबल गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन को बहुत बढ़ा देती है। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स भी आपको देखने को मिलते हैं सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में। स्प्रे मिस्ट, डस्ट, स्मोक, ये सब स्थिति को बेकार कर देते हैं। टॉक्सिक गैसेस का रिलीज होना ब्रिक क्लिन्स में से, फैक्ट्रीज में से, स्मेल्टिंग प्लांट्स में से, और ये जो टॉक्सिक गैसेस होती है ये एनवायरनमेंट को पूरी तरह से पोल्यूट कर देती है एयर पोल्यूशन करके। दूसरा पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन। दोनों ही तरह का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है रिवर वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, और मेजर कल्प्रिट जो है तो पेपर, पल्प,
ट्रेनरीज, ये सारी इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ये सब रिवर वाटर को पोल्यूट करती है। सिमिलरली पानी से जुड़ा हुआ तीसरा पोल्यूशन है थर्मल पोल्यूशन, यानी कि जब हॉट वाटर डिस्चार्ज कर दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में, जिससे वाटर बॉडीज का टेंपरेचर बढ़ जाता है, तो वो थर्मल पोल्यूशन होता है। इससे आपको देखने को मिलता है कि एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है। कभी कभी थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का पानी डिस्चार्ज किया जाता है जो रेडियो एक्टिव होता है, जिससे बर्थ डिफेक्ट, हेल्थ डिसीजेज और वहां का पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाता है। चौथा पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन। जब मशीनरी चलती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो इनसे आवाज आती है जिससे साउंड क्रिएट होता है, और साउंड से होता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कारण आप देखते हैं इरिटेशन, स्ट्रेस, एंगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। समस्या है, लेकिन समाधान पे फोकस करें तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन है तो हमें क्या करना होगा, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग पे फोकस करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मेथड से पानी को प्रॉपरली ट्रीट करना होगा, हॉट वाटर एफ्लुएंट्स को रिलीज करने से पहले ही ठंडा कर दिया जाए। एयर पोल्यूशन है तो जो स्मोक स्टैक्स होते हैं दे शुड बी फिटेड विद मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे स्क्रबर्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गए, इनर्शियल सेपरेटर्स हो गए, जिससे क्या हो कि कचरा जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर से, वो एनवायरमेंट में रिलीज ना हो। नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप क्या करें, नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल वगैरह यूज करें। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हो, लेकिन इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स कंसर्न्स भी शो करना होगा। और एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वो तरीका दिखाया कि कैसे डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। दिस वाज द होल चैप्टर। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।